Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and enjoying good health. Today my topic is uncertainty principle, and before moving to the topic, let's discuss what who have presented uncertainty principle. Basically, Heisenberg in 1927 proposed the uncertainty principle, and the idea on which he has presented this principle was the dual nature of light, which I have discussed in the previous lecture. Okay, dear students, who was Werner Heisenberg? He was basically a German physicist, and he has published a paper based on the uncertainty. So अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें करूँगी, ठीक है? What was the idea of the of Heisenberg? Heisenberg का क्या मोटिव था, क्या आइडिया था? What has motivated him to write a paper on the uncertainty? एक तो कंसेप्ट था जी उनका डुअल नेचर ऑफ द लाइट को लेके उनको इस चीज़ से मोटिवेशन मिली. प्लस अकॉर्डिंग टू हाइजनबर्ग ही सेड दैट लाइक आवर वर्ल्ड, यानी कि हम जो इंसानों की जो ज़िंदगी है या हमारे जो इंसानों की अंदर जो हमारे जो डेली लाइफ में जो कैलकुलेशंस हो रही हैं, जो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट हैं एक सब एटॉमिक वर्ल्ड से या फिर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से. तो उसके बारे में मैंने कुछ बातें लिखी हैं, उसको ज़रा देख लेते हैं. According to him, no two aspects in subatomic world can be measured simultaneously. आप अगर subatomic world में चले जाएं, subatomic particle की अगर आप बात करते हैं तो आप क्या होगा कि आप किसी भी दो aspects को simultaneously यानी एक ही वक्त में measure नहीं कर सकते. Okay. So, world of subatomic particles is different than ours, and measurement may not be same. For example, let's take a simple example. If I want to if I want to do some measurements, और मेरे पास वो चीज़ें, मेरे पास कुछ इस तरह के मेरे पास मेजरमेंट मुझे प्रिसाइज चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको स्मॉल लेवल पे अच्छे तरीके से करूँ. तो उसके लिए मेरा जो हमने जैसे मेजरमेंट की थी फर्स्ट ईयर में, हम वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज में प्रिसीजन के लिहाज से हम चलते गए, और हमने डिवाइसेस हम क्या करते गए, हम अपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते गए, चेंज करते गए. लेकिन ये जो फिनोमेना है या ये जो बिहेवियर है या ये जो मेथडोलॉजी है, ये हम सब एटॉमिक लेवल के ऊपर हम ये फुलफ़िल हमारी ये नहीं होती है. फॉर एग्जांपल उसमें हम ये नहीं होता कि हमारे पास मेजरमेंट्स जो हैं इसी तरीके से प्रिसाइज आएँ जैसे हमारी आम क्लासिकल वर्ल्ड्स में जो भी हमारे काम हो रहे होते हैं वो उसी तरीके से सब एटॉमिक वर्ल्ड में भी हैं. ये बात समझना बहुत ज़रूरी है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने के लिए. और इसकी फिर मैंने एक एग्जांपल ली है. आप ऐसे आप देखें कि लाइट, हम ये बताया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स है, ठीक है. लाइट क्या है, लाइट क्या हो रही है, लाइट के अंदर बहुत सारे फोटॉन्स हैं, लाइट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है. तो अब क्या है कि इस लाइट में बेशक इट हैज़ स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल, लेकिन अगर हम इसको किसी बॉल के ऊपर, गेंद के ऊपर फेंकते हैं तो ये क्या हो जाएगी, लाइट इटसेल्फ बेचारी खुद ही स्कैटर हो जाएगी, ठीक है. वो उसके पाथ को, यानी बाल के पाथ को क्या करेगी, वो स्कैटर नहीं कर सकेगी क्योंकि बाल का मैस बहुत ज़्यादा है ऑफ कोर्स. इसी तरीके से लाइट अगर आपके ऊपर पड़ती है तो आपको धक्का तो नहीं दे सकती. मगर अगर हम इसी बिहेवियर को इस तरीके से देखते हैं कि अगर हम एक फोटान को क्या करें कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो आपको पता है कि आपको डिफरेंट तरह के फेनोमेनाज आप ऑब्जर्व करते हैं. किस तरह के फेनोमेना जी, आप वहाँ पे वेवलेंथ के चक्कर में पड़ जाते हैं कि वेवलेंथ इस फोटान की ज़्यादा थी तो इसका इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या होगा, वेवलेंथ कम थी तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या होगा. दैट मीन्स कि अब आपकी जो डिस्कशन का जो रुख है, जो तरीका है, वो डिफरेंट हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए. लेकिन वो बाल के लिए आप कहेंगे जी कि बाल, एक जो लाइट है वो बाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर इतना ज़्यादा वो उसके हैवी पार्टिकल्स को एक मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर उस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को हम डिस्कस करें. तो ये दोनों डिफरेंट हमारे लिए डिस्कशंस हैं. तो यहाँ पे हमारे पास हम ये बात, जो आज का हमारा टॉपिक है, हम जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे या जितना भी हम पढ़ेंगे,
वो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल्स को अंडरस्टैंड आपने करना है, माइंड में रखना है। मैक्रोस्कोपिक यानी अपनी डेली लाइफ की रूटीन को अपने माइंड में नहीं रखना, ठीक है। तो चलते हैं जी कि हमने इसमें क्या क्या देखना है कि जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमें किस चीज़ पे फोकस करना है और हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, यहाँ पर हमने क्या क्या समझना है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज़ टू फॉर्म्स, एक आपके पास है जी पोजीशन एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी होते हैं, पोजीशन एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी, और एक आप पढ़ेंगे एनर्जी एंड टाइम अनसर्टेनिटी। इन दोनों में अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, ठीक है, पोजीशन एंड मोमेंटम में और एनर्जी एंड टाइम में। इसका एक जनरल सा रूल मैं बता रही होती हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स वगैरह को, कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी फिज़िक्स में कोई भी ऐसी दो क्वांटिटीज़ हैं जिनका मल्टीपल इक्वल आ जाता है, आपके पास इक्वल आता है प्लैंक्स कांस्टेंट के, प्लैंक्स कांस्टेंट यानी एच के इक्वल आता है, तो इसका मतलब है कि उन दोनों क्वांटिटीज़ में क्या है, सब एटॉमिक लेवल के ऊपर क्या है, उनमें अनसर्टेनिटी है। तो हमारे कोर्स में जो शामिल है वो पोजीशन, मोमेंटम है, एनर्जी एंड टाइम है। लेकिन अगर हम इनको थोड़ा डीप अगर देखें तो हमारे पास और भी डिफरेंट क्वांटिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मगर दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, सो हम सिर्फ इस चीज़ पे स्टिक रहेंगे। मगर आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि जब भी हमारे पास दो ऐसी चीज़ों का प्रोडक्ट इस तरीके से आए कि हमारे पास उसका जो आंसर है वो इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, वो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे पास उन दो क्वांटिटीज़ में, उन दो मेजरमेंट्स में, उन दो एस्पेक्ट्स में सब एटॉमिक लेवल के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर क्या पाई जाती है, अनसर्टेनिटी पाई जाती है। ये तो होगी जनरल डिस्कशन। अब हम देखते हैं पोजीशन, मोमेंटम, अनसर्टेनिटी क्या होती है। अच्छा, इसको इस तरीके से लेते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एट द सेम इंस्टेंट विद अनलिमिटेड प्रिसीजन, यानी आपको उसको प्रिसाइसली नहीं मेजर कर सकते कि इसको पोजीशन एंड मोमेंटम को एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं जो लेती हूँ एग्जांपल मैं लूँगी, जो हमने पढ़ा हुआ है हम उसी को लेके चलेंगे। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि लेमडा की वैल्यू क्या होती है, लेमडा इक्वल्स टू h/mv होती है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से डी ब्रोगली की इस इक्वेशन से मैं देखूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहाँ से, यानी कि इस इक्वेशन को ही अगर मैं लेके चलूँ तो मेरे पास इसको मैं ऐसे लिखूँ, लेमडा मल्टीप्लाई बाय mv इक्वल्स टू h। यहाँ पे लेमडा को आपने किस में मेजर करना है, आप किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और m आपके पास क्या होता है, मोमेंटम, यानी लेमडा इज मेजर्ड इन मीटर। ये मीटर मैंने क्यों बताया अभी मैं आपको समझाती हूँ। लेमडा दैट मीन्स कि लेमडा इज बेसिकली रिलेटेड टू द पोजीशन। पोजीशन को भी हम किस में मेजर करते हैं, उसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। आपने मीटर याद रखना है, इनका यूनिट याद रखना है, इस तरीके से आपको अंदाज़ा होगा, आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इसी रिलेशन से, यानी इसी रिलेशन से अगर आप ये ड्राइव करें तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, इसको हम ज़रा से ओके, मैंने बोला कि लेमडा इंटू mv यानी कि मोमेंटम इक्वल्स टू h, यानी पोजीशन एंड लेमडा पोजीशन को अगर एक्सप्लेन करें, हमें उसके यूनिट से आइडिया हुआ, और एम ई का डायमेंशन किसकी इक्वल आती है, मोमेंटम के। एम ई हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, तो हमारे पास ये किसकी इक्वल आएगा, एच की इक्वल है जगह पीछे। और इक्वेशन आई कहाँ से, ये हमारे पास इक्वेशन आई है लेमडा इक्वल्स टू h/mv से। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि पोजीशन हमारे पास क्या है, एक्स पोजीशन भी तो हमारे पास मीटर में ही मेजर होती है, तो इस तरीके से हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब ये देखें कि यहाँ से इसका मतलब है कि पोजीशन का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ, और मोमेंटम का क्या है, हमें ये भी पता है कि मोमेंटम जो है वो इन्वर्स रिलेशन करती है, या इसको मैं ऐसे कर लेते हैं, मोमेंटम का वेवलेंथ के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, मोमेंटम का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ओके। अब आपने इसको किस तरीके से अरेंज करना है, अब आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है कि अगर मैं लेती हूँ स्मॉल वेवलेंथ
अगर मेरे पास वेवलेंथ छोटी है, अगर मेरे पास वेवलेंथ छोटी है तो क्या होगा, मेरे पास वेवलेंथ छोटी है तो हम कहेंगे कि मेरे पास अनसर्टनिटी जो है वो भी कम होगी, वो भी कम होगी किसमें, पोजीशन में अनसर्टनिटी कम होगी। तो लेकिन हमने जो ओवरऑल देख रहे हैं प्रोडक्ट, तो हम इसका देख रहे हैं पोजीशन एंड मोमेंटम का। तो अगर अनसर्टनिटी पोजीशन में कम हुई तो किस में ज़्यादा हो जाएगी, मोमेंटम में ज़्यादा होगी। इसको आप ऐसे समझें कि आप एक वक्त में या तो बहुत अच्छे तरीके से या प्रिसाइज तरीके से किसको फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन को या मोमेंटम को। तो स्मॉल वेवलेंथ के लिए आपकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, उसमें अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, उसको थोड़ा सा आप प्रिसाइज मेजर कर सकेंगे। लेकिन इतनी ही मोमेंटम में क्या हो जाएगी, अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब आप इसको ले लें लार्जर वेवलेंथ के लिए। लार्जर वेवलेंथ के लिए क्या हो जाएगा, लार्जर वेवलेंथ के लिए आप दोबारा से देखिए, इस रिलेशन को देखिए। आपके पास लार्जर, जब वेवलेंथ, जाहिर है जब वेवलेंथ ज़्यादा हो गई तो अनसर्टनिटी पोजीशन में क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। जब अनसर्टनिटी पोजीशन में ज़्यादा हो गई तो हम इस रिलेशन को देखते हैं। अब ज़्यादा प्रिसाइज क्या हुआ, क्या कहेंगे आप लोग कि अब हम आपके पास लेस प्रिसाइज हो गया पोजीशन और मोर प्रिसाइज होगी मोमेंटम। दैट मीन्स कि आपके पास अगर आप इनको मेजर भी करना चाहें एट अ टाइम, तो इनमें से एक जो है, एक में अनसर्टनिटी ज़्यादा होगी, एक में कम होगी, और एक आपके पास प्रिसाइज कम होगा और एक प्रिसाइज ज़्यादा, यानी इनमें प्रिसिजन का जो है वेरिएशन आपके पास रहेगी। इसी तरीके से आप अगर इसको रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट में करना चाहें या क्वांटम मैकेनिकली अगर आप इसको लिखें तो आप इसको एच कट के फॉर्म में लिखते हैं। और हमारे पास जो एच कट की वैल्यू होती है वो होगी h/2π, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हम अगर जब एटॉमिक लेवल के ऊपर बात करते हैं तो एटम जो है हमारे पास स्फेरिकली मूव कर रहे होते हैं, और एटम का जो सबटेंड स्फेरिकली यानी सर्कल मूव करते हैं तो उसका जो एंगल, जो सबटेंडेड एंगल होता है स्टेरेडियन में, तो वो हमारे पास कितना होता है, 4π, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास h/4π हमारे पास किसके इक्वल है, h/2 के। तो ये हम हायर क्लासेस में ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास ये थोड़ा क्वांटम मैकेनिकली मैंने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, बट आप मैथमेटिकली अपनी बुक को ही लेके फॉलो करेंगे जिस तरीके से वहाँ पे रिलेशन आपको मेंशन है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास पोजीशन एंड मोमेंटम का रिलेशन क्या हो जाता है, पोजीशन मोमेंटम के बारे में कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, स्मॉलर एंड लार्जर वेवलेंथ के लिए जो डायरेक्ट रिलेशन होगा, जिसका वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, दैट मीन्स कि उसके अकॉर्डिंगली आपने उसकी अनसर्टेनिटी को डिस्क्राइब करना है। अगर आपको ये समझ आ गया तो एनर्जी एंड टाइम अब आपके लिए एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे पोजीशन एंड मोमेंटम में अनसर्टेनिटी थी, हाइजेनबर्ग ने कहा इसी तरीके से एनर्जी एंड टाइम में भी अनसर्टेनिटी है। आप एनर्जी एंड टाइम को भी एग्जैक्टली मेजर एक ही टाइम में मेजर नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, द एग्जैक्ट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड इन अ गिवन टाइम। या अगर आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करें तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो है द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन अ मेजर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी and the interval of the during which it is measured is approximately equal to Planck's constant। या अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि हमारे पास डेल्टा E एंड डेल्टा T हमारे पास इक्वल आ गया Planck's constant के इक्वल। तो हम फिर इसी तरीके से बात करते हैं कि फॉर स्मॉलर वेवलेंथ वी हैव लेस अनसर्टेनिटी इन टाइम एंड मोर इन एनर्जी, ठीक है। एंड फॉर लॉन्गर वेवलेंथ वी हैव मोर अनसर्टेनिटी इन टाइम एंड लेस इन एनर्जी। इसको ज़रा मैथमेटिकली हम फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो रिलेशन है एनर्जी का, वो मुझे पता है कि वो मेरे पास क्या होता है, E=hf। अब हमने इसको किसी ना किसी तरीके से वेवलेंथ के साथ रिलेट करना है, ओके। अब हमें इस फार्मूला से पता है मुझे ये H=E=hc ओवर लैम्डा के इक्वल होता है। और मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है हमारे पास, हम पिछली कैलकुलेशन से एक्चुअली टाइम का निकालना चाह रहे हैं कि टाइम का, और यानी कि इस इक्वेशन को हम इसमें वेवलेंथ के साथ कैसे रिलेट करेंगे और वहाँ से हम अनसर्टेनिटी और प्रिसिजन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है।
अब हमें v इक्वल्स टू एफ लैम्डा से पता है कि फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी का टाइम के साथ इन्वर्स रिलेशन है और वेवलेंथ के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है, तो टाइम का वेवलेंथ के साथ कौन सा रिलेशन होगा, टाइम एंड वेवलेंथ का आपस में कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करवाया है स्मॉलर एंड लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ से इसी तरीके से बात करेंगे कि अगर मैं स्मॉल वेवलेंथ लेती हूँ, वेवलेंथ मेरे पास स्मॉल होगी, तो अनसर्टनिटी इन टाइम भी क्या हो जाएगी, वो भी स्मॉल हो जाएगी। लेकिन हमारे पास इक्वेशन तो ये है, तो हम एट अ टाइम तो प्रिसाइसली एक कोई फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें अनसर्टनिटी अगर कम है और ये ज़्यादा अगर प्रिसाइस है टाइम, तो इसमें अनसर्टनिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसमें कम है तो ज़्यादा, यानी आपने साइमल्टेनियसली तो नहीं मेजर कर सक रहे ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक अच्छे तरीके से प्रिसाइसली मेजर कर सकेंगे और एक को नहीं, एक में आपके पास क्या हो जाएगी, अनसर्टनिटी ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप लार्जर वेवलेंथ के लिए लें, वेवलेंथ को अगर आप लार्ज कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी इतनी ज़्यादा अनसर्टनिटी इन टाइम भी क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। जब अनसर्टनिटी इन टाइम ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पास एनर्जी में अनसर्टनिटी क्या हो जाएगी, एनर्जी मेजर करने की अनसर्टनिटी क्या हो जाएगी, वो लेस हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसमें कम थी, अब इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गई, लेस प्रिसाइज हो गया, और ये मोर प्रिसाइज हो गया, अनसर्टेनिटी जो है वो कम होगी। एरो जो है वो अनसर्टेनिटी को बता रहा है। Dear students, I have presented you uncertainty principle in very simple language, and you may learn the whole lesson with simple words and simple by making simple notes. एंड ये था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस प्रिंसिपल, इस बेस के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट की बेस पे, इस रिसर्च पेपर पे जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया, हाइजेनबर्ग ने जो लिखा था, जो अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रेजेंट किया, इस बेस पे उसको नोबेल प्राइज़ मिला। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी क्वांटम मैकेनिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मेरा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।